नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, हेड था डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में। उसके बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर की, जिसमें मैं वाइस चांसलर रहा। आज जिस पेशा में मैं रहा हूँ उस पेशा की बात कर रहा हूँ, यानी शिक्षा, एजुकेशन के विषय में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, इस देश का प्राचीन इतिहास अगर हम ढंग से पढ़े तो हमें ध्यान में आएगा कि हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, वैभवी वगैरह वगैरह ऐसे कई विश्वविद्यालय थे। सही शब्दों में विश्वविद्यालय, यानी अन्य देशों, विश्व के कई देशों में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे क्लासरूम्स है, ऐसा नहीं, लेकिन एक पेड़ के नीचे गुरु उन्हें पढ़ाते थे। उसमें भी फैकल्टीज थी, उसमें भी डिपार्टमेंट्स थे। यानी प्राचीन समय के विश्वविद्यालयों में भी यह सारी व्यवस्था थी, लेकिन पढ़ाई में जो बच्चा आगे आता था वो अपना जीवन संतोष से जी सकता था। इसलिए एक यशस्वी जीवन बनाना है। अगर हमें कहीं पर भी असफलता न मिले, अगर ऐसी कल्पना है, तो हमेशा इस विषय को हम याद रखें, भाई शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। बिना शिक्षा के जीवन सफल नहीं हो सकता। लेकिन आज जब हम कहते हैं कि भाई विश्व के अन्य देशों से विद्यार्थी भारत में पढ़ने के लिए आते थे, वो कहाँ चला गया? आजकल तो स्थिति एकदम से उल्टी है। आज अगर हम देखें तो भारत से 3,34,000 विद्यार्थी अकेले अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं। सोचिए, यानी हमारी शिक्षा को क्या हुआ? अगर 1947 से अगर हम इस विषय को ध्यान में ले तो 47 के पहले अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों को भारत के ऊपर शासन करना था, इसलिए उन्होंने चाहिए थे क्लार्क। इसलिए बीए, बीकॉम, बीएससी इस प्रकार के विषयों को उन्होंने डाल दिया। जो हमारे पुराने विषय थे उन सारे विषयों को नेस्तनाबूद कर दिया। और यह विषय यानी विद्यार्थी पढ़ाई, यानी क्या पढ़ाई, तो भाई ये बीए, बीकॉम, बीएससी कर लेगा, इंजीनियर बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन पढ़ाई जो हमारे देश की थी, प्राचीन संस्कृति थी, उसको पूरा ख़त्म कर दिया और हम लोग सब गुलाम बनकर रहे। कितने सालों से, मुग़लों के बाद फिर ये अंग्रेज़ों के शासन में हम लोग गुलाम रहे, इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति गई। जब हम ये कहते हैं कि भाई शिक्षा से जीवन बनता है, तो ये जो बीए, बीकॉम, बीएससी वाली शिक्षा है, इससे तो आजकल जीवन बनना तो छोड़ो, सीधे रास्ते पर चलने का भी इसमें हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब जब ये परिवर्तन आ रहा था, उस परिवर्तन में फिर से कई हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ एक के बाद एक आई, लेकिन वो बीए, बीकॉम, बीएससी में से बाहर नहीं निकले। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऐसा कहने से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी 2020, NEP जिसे कहते हैं। उस NEP में आप शायद नहीं मानेंगे कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन जिसे हम कहते हैं, यानी हमारे हाथ में कला आए बचपन से। क्योंकि शायद आप जानते होंगे, पहले तो जो प्रोफेशंस थे, जैसे सुथार है, लोहार है, तो उसका बाप उसे वो पढ़ाता था,
यानी वो अच्छे से अच्छा लोहार बनता था, अच्छे से अच्छा सुतार बनता था, अच्छे से अच्छा मेशन बनता था। तो ये तो पूरा चला गया। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है कि भाई उनको मेशन ही बनाना है या कारपेंटर ही बनाए, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज देना, यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसका एक उदाहरण देता हूँ कि 6ठी कक्षा, ओनली 6 स्टैंडर्ड, देयर इज इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप तो डॉक्टरों की होती है ड्यूरिंग MBBS या आफ्टर MBBS। R1, R2 ये सारा प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला मेडिसिन का है, वैसे ही इंजीनियरिंग का भी होना चाहिए। तो वो है क्या इंटर्नशिप? तो इंटर्नशिप इवन इंजीनियरिंग में भी नहीं मिलती है। लोग जब बाहर निकलते हैं BEME करके, MTech करके, तो उन्हें अपना प्रैक्टिकल नॉलेज पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। जब वो नौकरी पर लगते हैं तब उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, उस ट्रेनिंग में से वो अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। विषय ये है कि भाई हमारे यहाँ से 3,34,000 विद्यार्थी जाते हैं, तो ऐसा बाकी के भी है ना। कनाडा से 2,90,000, चाइना से 2,77,000, वियतनाम से भी 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अमेरिका में जाते हैं। ऐसे विदेशी विद्यार्थियों का जो खर्च जो US इकोनॉमी को मिलता है वो करीब $50 बिलियन। अकेले भारत से सारे विदेशी विद्यार्थी जब अमेरिका में आते हैं तो उन सारे विदेशी विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी भारतीय हैं। $29 बिलियन का खर्च भारतीय विद्यार्थी अमेरिका में करते हैं। सवाल ये आता है कि भाई वो पढ़ने के लिए जाते हैं क्या? कई बार ऐसा लगता है नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, वो जॉब करने के लिए करते हैं। यानी पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई, यानी पैसा कमाने की लड़ाई में वो जुड़ जाते हैं। सोचिए करीब 50%, वैसे एग्जैक्ट अगर आंकड़ा कहा जाए तो 49% स्टूडेंट्स को किसी न किसी जॉब में चालू शिक्षा के साथ साथ शुरू कर दिया है और करते हैं, वहाँ से कमाते हैं। यानी प्योरली शिक्षा, इसके लिए ये विद्यार्थी है ऐसा नहीं कह सकते। शिक्षा के साथ साथ यह कमाई भी करते हैं, ऐसा हमें ध्यान में आता है। तो वैसे तो लेबर्स भी अमेरिका जैसे देश, UK के देश, इन लोगों को तो चाहिए कि ऐसे हमें भारतीय मजदूर मिले। तो ये जो जाते हैं वो मजदूरी से सिवाय और कुछ जॉब नहीं है। शिक्षा के फेवर में कुछ जॉब ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी कहने के लिए लोग क्या कहते हैं कि भाई अमेरिका की इकोनॉमी, US की इकोनॉमी भारतीय या विदेशी विद्यार्थियों से उन्हें आय बहुत मिलती है। यानी US की इकोनॉमी समृद्ध बन जाती है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। $32 ट्रिलियन जितना GDP US का है। अगर उसके साथ हम हमारा कंपेयर करें तो $4.19 ट्रिलियन इतना ही हमारा इकोनॉमी है। और वो $50 बिलियन सारे मिलकर विदेशी विद्यार्थियों की खर्च US को मिलता है। वो कितना बनता है? 0.15%, 0.15% जितना ही आय GDP का US में आता है। क्या फ़ायदा उसका भाई? लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हाँ कितना आय मिला वगैरह वगैरह। इसलिए जब ट्रम्प जी बोलते हैं कि भाई नहीं, हार्वर्ड का जो ग्रांट है उसको बंद कर दो, वो यूनिवर्सिटी का ग्रांट बंद कर दो, ये एड बंद कर दो वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सारा खर्चा जाता है विद्यार्थियों के ऊपर।
तो व्हाट्स अबाउट इकोनॉमी ऑफ यूएस? तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई यूएस की इकोनॉमी का आधार विदेशी विद्यार्थियों की आय की वजह से है। ये बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि कहाँ 30 ट्रिलियन डॉलर और कहाँ भारत का 4.19 ट्रिलियन डॉलर, सिर्फ 14%। चलिए एजुकेशन के ऊपर आते हैं। अमेरिका करीब $20,000 पर स्टूडेंट पर ईयर खर्च करती है। उसका बजट कितना है? $238 बिलियन का उनका बजट है। अब हमारा बजट कितना आता है? 1.2 ट्रिलियन रुपीज। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ डॉलर। हर एक विद्यार्थियों पर कहाँ $20,000 और कहाँ हमारा ये 4%। और बजट कितना भारत का? 1.2 ट्रिलियन रुपीज। क्या है भाई ये? और हम अगर अमेरिका का देखें तो 5.6% ऑफ द जीडीपी वो एजुकेशन पर डालते हैं। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा पैसा है ही नहीं। फिर हम ऐसा क्यों कहें कि भाई विदेशी विद्यार्थियों की ट्यूशन फी, उनका खर्चा जिसके आधार पर यूएस इकोनॉमी चल रही है, गलत है। लेकिन कई अखबारों में ऐसा लिखते हैं, इसलिए पता चलता है कि भाई ये तो गलत है। लेकिन इसमें और एक बात सोचने जैसी है कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह क्या कहते हैं कि भाई हर देश को कम से कम 15% अपने बजट का एजुकेशन में देना चाहिए। हमारा 4% जीडीपी का है, तो कहाँ ये 15%? और वैसे मैंने अमेरिका पे भी कहा 6.5%। कई स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भाई हमारा 6% कम से कम बजट एजुकेशन पर होना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं है, भारत में भी नहीं है, अमेरिका में भी इतना नहीं है 15% जो यूनेस्को कह रही है। तो वह इसलिए कहते हैं कि भाई शिक्षा जीवन बनाती है, भविष्य बनाती है, लेकिन यह खर्च करने के लिए सरकारों की कल्पना बहुत कम है। और भारत की स्थिति तो बहुत ही गंभीर है। ठीक है, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतने सारे बढ़ गए हैं, फिर भी भारतीय नागरिक को विदेश की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा विश्वास है भारतीय शिक्षा के ऊपर। अब देखते हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से क्या 10-15 साल में परिवर्तन आएगा। हम राह देखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि इसमें परिवर्तन हो और विदेश से जाने वाले विद्यार्थी भारत में पढ़े, विदेशी विद्यार्थी भारत में आए जो तक्षशिला और नालंदा विद्यापीठ में होता। तो क्या ये होने जा रहा है या नहीं, देखते हैं। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।